Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly do subscribe it. So now let's get started. So till now you know that RCT is much superior to other analytical study, but epidemiology में एक और study design है जो RCT से भी better है, that is meta analysis. Okay, now see what is meta analysis. So it is defined as analysis of analysis, or in other word it is analysis of multiple studies together. सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ स्मोकिंग लंग कैंसर का, एंड आपको लगता है कि कोहॉर्ट स्टडी ना एक अच्छा स्टडी है, देन मैं कहूँ कि मेटा एनालिसिस जो है ना वो बेस्ट स्टडी है. वाई? नाउ सी, सपोज 96 कोहॉर्ट स्टडी पूरे वर्ल्ड में किया गया स्मोकिंग एंड लंग कैंसर पे. ओके, तो इन सारे 19 स्टडीज़ के रिजल्ट को कंबाइंड करके एक सिंगल रिजल्ट निकाला जाता है. तो 96 स्टडी का जो कंबाइंड करके सिंगल रिजल्ट निकाला गया, तो वो जो सिंगल रिजल्ट होगा ये सारे अलग अलग 96 स्टडी से बेटर होगा. ओके, सो सारे स्टडी को कंबाइन करके कंबाइंड रिजल्ट जो निकाला गया उसी को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं. ओके, एंड दिस रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट देन ए सिंगल स्टडी. So this multiple analysis together is known as meta-analysis. Okay, next देखते हैं evidence based medicine. शॉर्टकट में इसको EBM बोलते हैं. Now see, evidence based medicine जो होता है ना, इसमें जितने भी एपिडेमियोलॉजी के मेजर डिज़ाइंस हैं उनको हम एक पिरामिड के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं. तो जो सबसे अच्छी स्टडी होगी ना वो सबसे टॉप पर होगी, एंड अदर जो भी डिज़ाइंस होंगे वो डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें. ठीक है, सो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विच स्टडी डिज़ाइन शुड बी केप्ट एट टॉप ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पिरामिड. मीन्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के पिरामिड के सबसे टॉप पे कौन सा स्टडी डिज़ाइन होगा. तो अभी तक जो पहले आपने जाना था तो RCT बेटर था, सबसे बेस्ट था. बट अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि RCT से भी बेटर है मेटा एनालिसिस, क्योंकि इसमें मल्टीपल कोहॉर्ट स्टडी के भी को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट निकाला जाता है. तो ये सबसे बेस्ट है. सो लॉजिकली हम किस स्टडी डिज़ाइन को सबसे टॉप पे रखेंगे? इट इज़ मेटा एनालिसिस. ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि विच स्टडी शुड बी टेकन एज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. मीन्स इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है? तो वो भी है मेटा एनालिसिस. ओके, सो मेटा एनालिसिस इज द मोस्ट सुपेरियर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी. ओके, इफ़ आप मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं? EBM पिरामिड में जो सेकेंड नंबर पे आता है वो होता है सिस्टेमिक रिव्यू. ओके, सिस्टेमिक रिव्यू इज ऑल्सो एनालिसिस ऑफ मल्टीपल स्टडीज टुगेदर. बस इसमें जो होता है ना, हम डाटा का क्वांटिटेटिव सिंथेसिस नहीं करते हैं. ओके, इसलिए ये मेटा एनालिसिस से नीचे आता है. इफ़ आप सिस्टेमिक रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं देन आप RCT करो. ओके, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल. इफ़ आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी नहीं कर सकते हो तो इसके नीचे आता है कोहॉर्ट स्टडी. अब आप बात करोगे कोहॉर्ट स्टडी में कौन सी कोहॉर्ट स्टडी आएगी, तो आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में टाइम ज़्यादा लगता है ना, फॉरवर्ड लुकिंग है एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है. तो आप रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करते हो ना, इसमें टाइम सेव हो जाता है. सो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इज़ बेटर देन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. इफ रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ही सिर्फ दिया हो तो इसमें आप रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी को ही ऊपर रखोगे. ओके, एंड उसके नीचे प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी रखोगे. ठीक है, सो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इज बेटर देन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. फिर आता है इसके बाद केस कंट्रोल स्टडी, इसके नीचे फिर आता है क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल. तो आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल में क्रॉस सेक्शनल बेटर है क्योंकि इसमें तो प्रिवेलेंस मिलता है ना, बट इकोलॉजिकल में तो प्रिवेलेंस भी नहीं मिलता है. सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ना वो बेटर है इकोलॉजिकल स्टडी से. ओके, नेक्स्ट आता है ओपिनियन और व्यूज़. इफ़ आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई ओपिनियन या व्यू या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है
उसकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इफ़ आपको अपना ओपिनियन प्रूव करना है ना, या फिर आपको अपना एक्सपीरियंस प्रूव करना है, तो आपको कोई स्टडी करनी पड़ेगी। प्रिफरेबली मेटा एनालिसिस करो आप, ओके। या फिर मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हो तो आरसीटी करो, नहीं कर सकते हो तो केस कंट्रोल, मतलब कोई भी कोहॉर्ट स्टडी करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो केस कंट्रोल स्टडी करो। मीन्स आपको कोई ना कोई स्टडी करनी होगी, ठीक है। क्लिनिकल जो होते हैं ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसको आप जनरली आरसीटी तक ही करते हैं। इसके नीचे आता है एनिमल रिसर्च, ओके। मेनी ड्रग्स, जैसे कि HIV ड्रग्स एवरी ईयर मंकीज में टेस्ट होता है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट जब उन्हें ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है ना, तो रिजल्ट या तो कम हो जाता है या फिर कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। सो एनिमल रिसर्च इज ऑल्सो नॉट ए गुड रिजल्ट। इसको भी हम एक्स्ट्राफोलिएट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये भी पिरामिड के बॉटम के तरफ ही होता है, ओके। और सबसे बॉटम पर होता है इन विट्रो रिसर्च। सी टेस्ट ट्यूब पेट्रिडिस रिसर्च की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा गया है इन विट्रो रिसर्च को, ओके। सो दिस होल इज नोन एज एविडेंस मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पिरामिड, ओके। एंड फिर से एक बार और एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज करके पूछा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सो फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ना DL सैकेट को बोलते हैं। DL सैकेट मीन्स डेविड लॉरेंस सैकेट, ओके। इसके अलावा कुछ और स्टडी डिजाइंस हैं जिसे एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, वो है केस रिपोर्ट स्टडी, केस सीरीज स्टडी एंड प्री पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं केस रिपोर्ट क्या है। लेट्स सी, आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, इट इज़ ए रिपोर्ट ऑफ ए सिंगल केस ऑफ ए सिंगल डिजीज। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके OPD में कोई एक रेयर सिंड्रोम का केस आता है, तो आप उसकी फाइंडिंग ऑब्जर्व करते हो, दैट इज केस रिपोर्ट, ओके। या कोई डिजीज इंडिया से सपोज इलिमिनेट हो चुकी है, जैसे कि पोलियो। सपोज पोलियो का एक केस अगर इस ईयर होता है एंड उसको अगर आप स्टडी करते हो, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी फूड वाटर कंजम्पशन हिस्ट्री, या उसने कौन सी वैक्सीन ली या फिर कोई वैक्सीन ली या नहीं ली, क्या ऐसे लोग वो जो है ना जिसको पोलियो हुआ, क्या वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया जो पहले से इन्फेक्टेड थे, ओके। तो ये सब हम हिस्ट्री पूछते हैं, तो इसे हम कहते हैं केस रिपोर्ट स्टडी ऑफ ए सिंगल केस। नाउ सपोज इसी ईयर पोलियो के और भी 6 केसेस मिल जाते हैं, तो ओल्डर 1 हो गए एंड 6 न्यू। पहले एक केस जिसका आपने हिस्ट्री लिया प्लस 6 न्यू मिल गए, तो टोटल कितने केसेस हो गए, 7 केसेस हो गए। तो अब आप इन सब से अगर हिस्ट्री लेते हो, ट्रैवल की, फूड की एंड वैक्सीनेशन की, तो ये हो जाएगा केस सीरीज स्टडी, ओके। तो केस सीरीज स्टडी की डिफिनीशन क्या होगी, रिपोर्ट्स ऑफ ए मल्टीपल केसेस ऑफ ए डिजीज, किसी एक डिजीज के मल्टीपल केसेस का रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है प्री पोस्ट ट्रायल, प्री पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री एंड पोस्ट मीन्स पहले एंड बाद में। तो यू टेल मी कि सबसे फेटल डिजीज कौन सी है, क्या आपको पता है? सबसे फेटल डिजीज जो है वो रेबीज है, ओके। सपोज कोई साइंटिस्ट आपसे कहता है कि मैंने एक नई एंटी रेबीज ड्रग R बनाई है, ओके। अब आपको उसे ट्रायल करने का तरीका क्या है ये जानना है। तो सपोज हमने RCT किया जिसमें हमारे पास 200 रेबीज़ के पेशेंट थे, उनको हमने 200 पेशेंट को 2 अलग अलग ग्रुप में बांट कर दिया, लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप, ओके। तो 100 पेशेंट दोनों ग्रुप में डिवाइड हो गए। अब आप फर्स्ट ग्रुप में दे दो न्यू ड्रग R एंड सेकेंड ग्रुप में सपोज दे दो यहाँ पे प्लेसिबो, दे दिया, एंड दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर करो। इससे आपको पता तो चल जाएगा कि R एक अच्छी ड्रग है या नहीं है। बट इस डिज़ाइन की एक मेजर डिसएडवांटेज है कि इफ़ सपोज R ने फर्स्ट ग्रुप में, ये जो मेडिसिन R है इसने फर्स्ट ग्रुप में 50, 60,
या फिर 100 के 100 पीपल्स को ठीक कर दिया, मीन्स उनकी जान बचा ली, तो रेफरेंस ग्रुप में जो 100 पेशेंट हैं जिनको आपने प्लेसिबो दिया उनकी तो डेथ हो जाएगी ना, क्योंकि रेबीज़ तो 100% फेटल डिजीज़ है। तो आपने 100 की, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तो 100 की जान बचा ली, बट जो रेफरेंस ग्रुप था आपका उनको आपने मेडिसिन नहीं दिया, प्लेसिबो दिया, तो इस कारण से ये तो 100% की डेथ हो गई। सो ओनली इसी सिचुएशन में, मीन्स जो फेटल डिजीज जिसमें 100% फेटलिटी है, इस सिचुएशन में हम डिज़ाइन को ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सी हम इस ड्रग को सारे 200 पेशेंट्स को दे देते हैं, मीन्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, मतलब हमारे पास जो 200 पेशेंट है ना उन सारे को हम ये ड्रग दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पेशेंट को जब ड्रग दे दिया तो कंपैरिजन ग्रुप कहाँ से मिलेगा? तो यही एग्जाम का क्वेश्चन था। इन ए प्री पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल हु शुड बी कंपैरिजन ग्रुप इन द स्टडी? ओके, सो आंसर इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही रेफरल ग्रुप का कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर इसके नेम में ही हिडन है, प्री पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल। तो ड्रग लेने से पहले जो टोटल पेशेंट हैं 200 पेशेंट, तो ड्रग लेने से पहले वो रेफरेंस ग्रुप है, एंड ड्रग लेने के बाद उनकी बॉडी में क्या चेंज आता है, मीन्स उन्हें बेनिफिट होता है या नहीं होता है, तो ये हो गया इनका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मीन्स पहले ड्रग लेने से पहले ये खुद का हो गए रेफरेंस ग्रुप, क्योंकि आपको तो पता है कि 100% इसमें फेटलिटी है, मीन्स ड्रग अगर पेशेंट नहीं लेता है तो 100% है कि वो डेथ करेगा ही, तो इसलिए ये हो गया पहले ही ड्रग लेने से पहले रेफरेंस ग्रुप, एंड ड्रग लेने के बाद ये 200 टोटल के टोटल क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, सो आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल एक्ट एज देयर ऑन रेफरेंस ग्रुप। सो ड्रग लेने से पहले रेफरेंस ग्रुप एंड ड्रग लेने के बाद ये हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, हाउएवर ये उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट इफ़ डिजीज़ 100% फेटल है एंड कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो न्यू ड्रग को हम ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। एक और स्टडी डिज़ाइन है कैप्स स्टडी। ओके, तो हियर के इज़ नॉलेज, ए इज़ एटीट्यूड एंड पी इज़ प्रैक्टिसेस। सो ये पहले यूज़ होता था, यूज इन फैमिली प्लानिंग स्टडी, फैमिली प्लानिंग की स्टडी, फैमिली प्लानिंग कंट्रासेप्शन के स्टडी में यूज़ किया जाता था कि क्या पीपल को नॉलेज है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है, क्या आपके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं या नहीं है। एटीट्यूड मीन्स पीपल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या सोचते हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिसेस मीन्स एक्चुअली में वे कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है प्लान करने में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RCS प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ओके, so if you are not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it. Okay, thank you.